तो शेर वैलियन को क्रश करने के लिए फोर्स चाहिए थी। तो क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कोई सेंट्रल फोर्स ही नहीं थी, मतलब सेंट्रल आर्मी नहीं थी। जब सेंट्रल आर्मी नहीं थी तो जाहिर बात है ये शेर वैलियन को किसने क्रश करना था, इस तरीके से क्रश भी नहीं हो सकता था। तो जब शेर वैलियन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, अच्छा अब आपको ये लग रहा है कि सर ये तो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जो है वो कुछ भी नहीं थे, आपको ये फीलिंग आ रही है? बड़ा ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है नुजरत। तो बाकी भी बताएं ना, आपको लग रहा है कि आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन कुछ है? देखें, जितनी भी चीज़ें बनाई, लेजिस्लेचर बनाई, लेजिस्लेचर के पल्ले कोई शय नहीं है। जुडिशरी जुडिशरी बल्कि न्यू जर्सी और मैरीलैंड का मसला हुआ, जब रोलर न्यू मर्सी जर्सी नो और मैरीलैंड का मसला हुआ तो सर उस मसले को CSP da rola हल marsman करने ta के pro लिए online इन्होंने यहाँ पे मसले को, 48 ये जो article स्टेट्स के दरमियान ऐसी मसले होते हैं ना, इन मसलों को हल करने के लिए यहाँ पे जुडिशरी चाहिए होती है, तो यहाँ पे जुडिशरी भी नहीं थी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि किसी भी जो भी गवर्नमेंट बनती है उसको किसी कैपेसिटी, कोई कैपेसिटी, किसी कैपेसिटी में कोई जो है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रीटी करता है, तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। कोई भी मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, यहाँ पे सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम ही नहीं था। कोई भी अपने, जब शेर रिबेलियन हुआ तो शेर रिबेलियन क्रश करने के लिए आर्मी चाहिए, यहाँ पे आर्मी भी नहीं थी। ठीक है, तो जब ये कुछ भी नहीं था, हाँ एग्जैक्टली exactly, बस आपने प्रूव भी यही करना है कि उसके अंदर ये सिर्फ एक लेजिस्लेचर थी बस। और मैंने आपको लेजिस्लेचर भी बता दिया कि लेजिस्लेचर के पल्ले भी कोई शय नहीं थी। तो अगर अब ये क्वेश्चन आए कि वाई आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन फेल्ड, तो आप जस्टिफाई कर लेंगे? चलो अब ये देखें, शेर वैलियन को क्रश करने के लिए इन्होंने, नहीं नहीं 20 नंबर का थोड़ी ना आएगा, बस 10 नंबर का आएगा सवाल में, 5 पॉइंट लिख देना आप। ठीक है। तो जब कोई जब ये शेर रिबेलियन का इशू बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, तो इन्होंने 1787 में एक कन्वेंशन बुलवाया। उस कन्वेंशन को कहते हैं फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात अब ये देखें कि ये है फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। ठीक है। अब आप याद करें कि जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी, तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जंग लड़ने के लिए थी? नहीं नहीं, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जंग लड़ने के लिए नहीं बनाई थी। इसके लिए बनाई थी किंग को कोटेशन भेजने के लिए। तो इस तरह ये भी आपने याद रखना, एक एमसीक्यू आ जाता है कि जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए नहीं, वो इसी आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को अमेंड करने के लिए बनाया गया। अच्छा जब इस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में वो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को अमेंड कर रहे थे, तो ड्यूरिंग दिस अमेंडिंग प्रोसेस उन लोगों को रियलाइज हुआ कि इस आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के साथ हम अपना मुल्क नहीं चला सकते। उस टाइम जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बड़ी अपनी फेवरेट कोटेशन भी दी। कोटेशन लिखो, और पेंशन होते हैं ना, लिखो। उसने कहा आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन आर लाइक ए रोप ऑफ सैंड। बस ये छोटी सी कोटेशन है। आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन आर, त्याच्यावर कडे होता आर्टिकल आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन आर लाइक a rope of sand by George Washington। आज लोग तुम क्यों पेंटियम 1 बने हुए हो यार?
जब ये आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जो है वो रोप ऑफ सैंड था, देखिए कितने प्यारे वर्ड्स हैं। अब देखें ना, रोप ऑफ सैंड का क्या मतलब है कि ये रेत की रस्सी है, ठीक है, इसके साथ हम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, ठीक है। अगर हमें इकट्ठे रहना है तो हमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में कहा कि चलो हम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं, लेकिन जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने लगे तो वही कल वाली बात कि ये अमेरिका है, इस अमेरिका में कुछ स्टेट्स नॉर्थ में थी, इधर ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ये नॉर्थ ऑफ द यूएसए है, ठीक है, और कुछ स्टेट्स साउथ में थी। लाइक नॉर्थ में जो स्टेट्स थी वो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, मैरीलैंड, रोड आइलैंड, और जो साउथ में स्टेट्स थी वो वर्जीनिया, जॉर्जिया, मैसाचुसेट्स, सॉरी नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। तो नॉर्थ की स्टेट चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से पास हो, और साउथ की स्टेट चाहती थी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से पास हो। तो नॉर्थ की स्टेट्स ने जो यहाँ पे फार्मूला दिया कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने के लिए, उसको कहते हैं न्यू जर्सी प्लान, और जो साउथ ने दिया उसको कहते हैं वर्जीनिया प्लान। एक क्वेश्चन लिखो यूएस हिस्ट्री का, ये 2000 आई थिंक 16 या 17 का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। क्वेश्चन लिखो, what were the differences between New Jersey plan and Virginia plan, and how these differences were addressed? What were the differences between New Jersey plan and Virginia plan, and how these problems were addressed? समझ आई सवाल की? तो पहले हम देखते हैं कि न्यू जर्सी प्लान और वर्जीनिया प्लान में क्या होता है, ठीक है। अब ये जो न्यू जर्सी प्लान है ये दिया था नॉर्थ में, और जो वर्जीनिया प्लान है वो दिया था साउथ। ये जो न्यू जर्सी प्लान है इसमें जो नॉर्थ की स्टेट्स थी वो स्मॉलर स्टेट्स, और जो साउथ की स्टेट्स थी वो बिगर स्टेट्स। उसके बाद नॉर्थ के अंदर जो थी वो इंडस्ट्री थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडस्ट्री थी, और साउथ के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो एग्रीकल्चर थी। अब एग्रीकल्चर जो है उस टाइम मैनुअल एग्रीकल्चर थी। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है मैनुअल और एक होती है मैकेनिकल। देखिए मैनुअल, मैनुअल मतलब बाई मैन, ठीक है, जो इंसान खुद करे, और मैकेनिकल मतलब बाय मशीन, जो मशीन के जरिए। तो मशीन तो अभी आई है, तब एग्रीकल्चर के लिए चाहिए होते थे मैन, ठीक है, मैन फोर्स चाहिए होती थी। तो मैन फोर्स, ये जो लोग थे ये अफ्रीका से स्लेव लेकर आते थे। अब क्योंकि नॉर्थ में जो थी वो इंडस्ट्री थी, इसलिए उनको स्लेव नहीं चाहिए थे, ठीक है, इसलिए दे वर एंटी स्लेवरी। फोर्थ पॉइंट, अब साउथ को एग्रीकल्चर करने के लिए स्लेव लाजमी चाहिए, इसलिए दे वर प्रो स्लेवरी। यहाँ पे अब आगे क्या हुआ कि अच्छा बोलिए, ये जो 4-5 रीजन है ना, ये बिगेस्ट स्टेट, और जो नॉर्थ का प्लान था ये दिया विलियम पीटरसन ने, और ये साउथ का प्लान था
ये दिया एडमंड रेंडोल्फ ने। चलिए अब देखें, ये जो 5 तक पॉइंट्स है ना, ये थे हम बच्चों वाले पॉइंट्स, ठीक है, ये सारे लिखेंगे। अब आपने लिखने हैं अगले वाले पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट, ठीक है, वो हम देखते हैं कि वो कौन से। ये 6 पॉइंट, नॉर्थ की स्टेट्स की छोटी छोटी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे गांव में होता है ना, गांव में क्या होता है, गांव में जो है वो कमी होते हैं, कमी मतलब छोटे छोटे जो कमी लोग होते हैं बेचारे, जो छोटे छोटे काम करते हैं। और एक गांव में होता है चौधरी। चौधरी आपको पता है, गलत हो गया, चौधरी, चौधरी आपको पता है एक बड़ी एंटिटी होता है। तो अब आप ये देखेंगे, जो कमी होता है, कमी कमी की हमेशा ख्वाहिश होती है, मतलब जो स्मॉल एंटिटी है उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है स्मॉल एंटिटी की, कि कोई बड़ी एंटिटी यहाँ पे ज़रूर रहे, ताकि अगर मेरी छोटी एंटिटी को कोई मसला हो तो बड़ी एंटिटी मुझे यहाँ पे अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सके। ये आपने देखा होगा कि कमियों के, छोटे लोगों के जितने भी मसाइल हैं वो चौधरी का सेंटर हल कर रहा होता है, चौधरी के पास पंचायत बैठ रही होती है। इसी बात की दूसरी बात समझो कि चौधरी इटसेल्फ बड़ा होता है, क्या चौधरी ये चाहेगा कि ये 4 5 6 कमी मिल के मेरे बराबर की कोई चीज़ बना लें? कभी भी नहीं चाहेगा। इससे आप ये देखें कि जो नॉर्थ था, नॉर्थ का जो प्लान था जिसको हम कहते हैं न्यू जर्सी प्लान, उसके अंदर जो गवर्नमेंट थी, वो जो नॉर्थ वाले थे वो चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बने, मतलब गवर्नमेंट ऐसी बने जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि दे आर वीकर एंटिटी, कहते हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जब एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो वो सेंटर हमें प्रोटेक्ट करेगा। इसी बात का दूसरा आरोप कि चौधरी चौधरी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि 4 कमी इकट्ठे होकर मेरे जितना को स्ट्रॉन्ग सेंटर बना लें। तो इसलिए ये जो साउथ था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग ना हो बल्कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। समझ आई बात की? नहीं मेरे जैसे नहीं। क्यों नहीं आई? देख पल्ला रहा बात है नहीं है। मैं ऐसी तस्वीरें दाखिल तरह डाल रहा हाँ ना, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मतलब ये है कि मतलब इस्लामाबाद है, अगर इस्लामाबाद के पास पावर ज़्यादा होंगी तो उसकी मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है। और नॉर्थ चाहता था कि मतलब इस्लामाबाद, जिसको हम कहते हैं वाशिंगटन, कहता था कि वाशिंगटन के पास जो पावर्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि जो साउथ है वो कहते नहीं, कहते पंजाब, पंजाब के पास जो पावर्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, स्टेट के पास जो पावर्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं जायश, जब हम स्टार्ट में देखते हैं इन स्टार्ट ऑफ अमेरिका, तो तब एग्रीकल्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री तो अभी डेवलपिंग फेज में थी, इंडस्ट्री बाद में डेवलप हुई है, स्टार्ट में एग्रीकलचर ज़्यादा हमारे पावरफुल इलेक्शन थी। वगैरह एज ए प्लेयर जिन्हें प्रिंट ना हुआ सब तो पूरा रहा जरूर से खुद लगे रहा और यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी साउथ में, और साउथ की जो है वो स्टेट्स भी ज़्यादा थी, बड़ी थी। नहीं, स्टार्ट में साउथ वाज मोर डेवलप्ड, नॉर्थ जो है वो बाद में डेवलप हुआ। इन स्टार्ट जब अमेरिका बना तो साउथ वाज मोर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द नॉर्थ। चलिए अब ये देखें अगला पॉइंट 7वां। तो जो फेडरेशन की बात करें,
जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करें तो कहते हैं फ्लैट, तो नॉर्थ वाले फ्लैट, और जो इसके अगेंस्ट बात करें और कहे कि स्टेट स्ट्रॉन्ग हो, उनको कहते हैं एंटी फ्लैट। चलिए हम इंटरेस्टिंग बात आगे है, 8वीं बात है। साउथ की पॉपुलेशन थी उस टाइम ज़्यादा, ठीक है, और जब साउथ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो साउथ चाहता था कि अब देखिए जो भी गवर्नमेंट बनती है ना, जो भी गवर्नमेंट बनती है, लेकिन देखिए गवर्नमेंट बनी है, उस गवर्नमेंट के अंदर लोग होते हैं, ठीक है, लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में, और लोग जो हैं वो बिल बनाते हैं और बिल के ऊपर ये डिस्कशन करते हैं और बिल जो है वो बाद में लॉ बनते हैं। तो पार्लियामेंट में जो किसी भी चीज़ की मेजॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि लॉ पास कितने होंगे या कैसे होंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि नॉर्थ साउथ की पॉपुलेशन उस टाइम ज़्यादा थी, ठीक है, तो साउथ की क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो इसलिए वो कहता था, साउथ कहता था कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी हमारी, इस गवर्नमेंट के अंदर जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी पार्लियामेंट में, वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगी। मसलन जितनी किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उतना ही उस स्टेट के अंदर उस स्टेट से ज़्यादा लोग पार्लियामेंट में आएंगे। जबकि जो नॉर्थ था वो बेचारा वीक था, तो नॉर्थ कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो इक्वल होंगे, यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। इज इट क्लियर? और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये अगर आज आपको ये पॉइंट समझ आ गए ना तो आपको अगली जो है वो पूरी 100 साल की हिस्ट्री समझ आ जाएंगी, क्योंकि यही है जो बाद में हम देखेंगे कि जो फेडरलिस्ट रजीम बनेगा और जो एंटी फेडरलिस्ट रजीम बनेगा, जो फेडरलिस्ट रजीम बनेगा वो सारा यही काम करेगा और जो एंटी फेडरलिस्ट रजीम बनेगा वो सारा यही काम करेगा। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ये जैनब अभी सेनेट की बात ना लेके आओ, ये बात भी करता हूँ। नंबर 9 जी सर। हाँ, so you are looking like hero। कहाँ पे जा रहे हैं भला आप? गेस्ट नाइट आज है कल है? आज गुड, इट्स लुकिंग गुड। लेकिन गेस्ट नाइट में तो हमें ये नहीं पहनने देंगे, गेस्ट नाइट में फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है ना। ठीक है सर, आप जा रहे हैं? हाँ सर, चलें अब 9 पॉइंट देखें। ये कहते थे कि अगर तुम लोगों ने बराबरी के मजे लेने हैं, तो कहता था जो बजट है, फिर जाहिर बात है मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो कहते थे कि जो बजट है, बजट भी इक्वल बजट होगा, पैसे सारे बराबर बराबर के देंगे। तो ये भी यहाँ पे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पैसे हम अपनी औकात के मुताबिक देंगे, हम छोटी स्टेट्स हैं तो बजट हम प्रोपोर्शनल बजट देंगे। समझ आई इस बात की? अब गवर्नमेंट की यार बजट होता है ना, बजट होता है ना, गवर्नमेंट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे। तो साउथ कहता था कि अगर तुम्हें नॉर्थ में इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हर स्टेट फिर पैसे भी उतने देगी, मतलब छोटी स्टेट भी 2 रुपए देगी तो बड़ी स्टेट भी 2 रुपए देगी, बराबर के पैसे। लेकिन नॉर्थ कहता नहीं, हमारी स्टेट छोटी है, अगर बड़ी स्टेट 10 रुपए देगी, ठीक है, तो हम छोटी स्टेट जो है वो 2 रुपए देंगे। यार सीट्स का तो ये था ना, सीट्स का ये है, ये 8 पॉइंट। 9 पॉइंट है अबाउट बजट, पैसे। किसी भी गवर्नमेंट को करने के लिए पैसे चाहिए होता है, जैसे हमारा NFC अवार्ड है,
तो उस एनएफसी अवार्ड में क्या होता है कि पैसे चाहिए होता है ना, कि कौन सी स्टेट कितने पैसे देगी, तो इट्स अबाउट द मनी। ठीक है, ये कहते थे कि हर स्टेट बराबर के पैसे दे, जबकि ये कहते थे कि नहीं, पैसे जो है वो छोटी स्टेट थोड़े देगी और बड़ी स्टेट ज्यादा देगी। क्लियर? यार बजट रिसीविंग टैक्सेशन, टैक्सेशन कर लो। ये कहते थे इक्वल टैक्स लगेगी, और ये कहते नहीं, प्रोपोर्शनल टैक्स लगेगा, छोटी स्टेट पे छोटा टैक्स और बड़ी स्टेट पे बड़ा टैक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन प्लीज? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, 10th पॉइंट। अब देखिए ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं, यहाँ तक That's okay. बच्चों वाले ये सारे लिख लेंगे, ये सब लिखेंगे आप, ये पॉइंट्स लिखने आपको तो मजा आएगा, वाले को भी अब पता लगेगा इसके बंदे। लेक्चर ना हो रहा है अब 10th पॉइंट जो है कि गवर्नमेंट की हाउसेज के हिसाब से टू टाइप्स होती हैं, हाउसेज के हिसाब से। कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं बाई कैमरल, और कुछ गवर्नमेंट होती हैं उनको कहते हैं यूनी कैमरल। बाई कैमरल वो होती हैं जिसमें दो हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, और यूनी कैमरल वो होती हैं जिसमें सिंगल हाउस होता है। अब यहाँ पे जो साउथ था वो कहता था कि दो हाउस बनाते हैं, और दोनों हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो पॉपुलेशन की बेस पे होगी। तो उससे क्या होना था बता, उसे साउथ की पार्लियामेंट में मेजोरिटी होनी थी। समझ आई बात? जबकि जो नॉर्थ है वो कहता नहीं, हाउस होगा यूनिकैमरल और उसमें रिप्रेजेंटेशन होगी equal। तो नॉर्थ कैसा हाउस चाहेगा? क्योंकि साउथ में अगर दो हाउसेज बनना चाहता था, और दोनों हाउसेज में पॉपुलेशन की बेस पे जो है वो लोगों की सीट्स एलोकेट करना चाहता था। तो साउथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो साउथ को सीट्स क्या मिल जानी चाहिए, ज़्यादा मिल जानी, इसलिए वो चाहता था। जबकि नॉर्थ ऐसा नहीं चाहता था, नॉर्थ चाहता था बस यूनिकैमरल हो, एक ही हाउस हो, और उस हाउस में जो सीट्स हों वो इक्वालिटी की बेस पे हों, ताकि हमारे राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहें। क्लियर? तो नॉर्थ कहता था कि गवर्नमेंट जो बने वो यूनिकैमरल हो, और साउथ कहता था जो गवर्नमेंट बने वो बाइकैमरल। ठीक है बच्चे? वही तुमने 11 पॉइंट बता दी, 11 पॉइंट। चलो अब मैं 11 करता हूँ। अच्छा पहले ये बात समझो, ये दो टर्म में लिख रहा हूँ, एक में लिख रहा हूँ वोटिंग राइट, और दूसरी टर्म में लिख रहा हूँ वोटिंग काउंट। वोटिंग राइट और वोटिंग काउंट, तो हमने दो टर्म ये देखें। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में तो एक बंदा पीएचडी है और एक बंदा जो है वो अनपढ़ है। अब पीएचडी का वोटिंग राइट भी एक है और अनपढ़ का भी वोटिंग राइट एक है, और हम कहते हैं कि ये जो गधे और घोड़े हैं ये क्या हो गए हैं, बराबर हो गए। हम क्या कहते हैं कि आप वोटिंग राइट सेम रहने दें, आप वोटिंग काउंट जो है वो बढ़ा दें। मतलब पीएचडी बंदे का वोटिंग काउंट जो है वो 10 होना चाहिए और अनपढ़ का वोटिंग काउंट 1 होना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे लोगों की वोटिंग में से इन ज़्यादा हो। तो वोटिंग राइट और वोटिंग काउंट में फर्क की समझ आई? यस। कितने बच्चे हो यार आज आप लोग? बस 29। मजा ही नहीं आ रहा, 100 बच्चों की क्लास में पढ़ाता हूँ और यहाँ 29 बच्चे।
हाय चलो यार तुम लोग को फायदा तो हो रहा होगा ये काम दूर दूर से, लेकिन मजा नहीं आता यार ऑनलाइन। अब लोगों को आता है मजा पढ़ने का ऑनलाइन है? थैंक यू। आता है सर, सर हमें अनम्यूट कर मैं आज इनसे कहता हूँ कि आपको ना अनम्यूट करवाते हैं। आज आखिर में जो 5 मिनट होंगे ना उसमें आपको अनम्यूट करवाएंगे और हम डिस्कशन करेंगे कोई अच्छी। चलिए पहले अगला पॉइंट समझें। अब साउथ में थी स्लेव पॉपुलेशन, ठीक है। साउथ बड़ा चालाक था। साउथ चाहता था कि मेरे जो स्लेव्स हैं ये आज़ाद ना हो, इनको वोटिंग राइट जो है वो ना मिले, क्योंकि अगर इनको वोटिंग राइट मिल गया तो स्लेव और ओनर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वो कहता स्लेव को वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हमें मालिकों को स्लेव की बेस पे वोटिंग काउंट मिलना चाहिए। मसलन अगर किसी के पास 10 स्लेव्स हैं तो उसका वोटिंग काउंट 11 होना चाहिए, ठीक है। 10 एक उसका वोट अपना और 10 उसके स्लेव की। स्लेव को वोटिंग राइट नहीं देना, लेकिन मालिक को उसके स्लेव की पॉपुलेशन की बेस पे वोटिंग काउंट मिलना चाहिए। ये कहता था साउथ। थोड़ी समझ आई बात? और जो इधर नॉर्थ है वो कहता था कि नहीं, अगर या तो स्लेव को आप आज़ाद करो, अगर अगर आज़ाद करोगे तो फिर हम उनको वोटिंग राइट देते हैं। आप वोटिंग काउंट की बात करते हैं, कहते नहीं वोटिंग राइट नहीं देंगे। तो चीफ नॉर्थ कहता था कि वोटिंग काउंट जो हैं वो नहीं मिलेंगे। एनी और किसी भी अच्छी बात ये होती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब अल्लाह इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। उस कंप्रोमाइज़ को कहते हैं कनेक्टिकट कंप्रोमाइज़। और ये जो बंदा करवाने वाला था उसका नाम था रॉजर शेरमन। अच्छा, कंप्रोमाइज जो है, कंप्रोमाइज जो है वो हमेशा कंप्रोमाइज ही होता है। कंप्रोमाइज में कभी भी 100 की 100 बातें नहीं मानी जाती, उसमें 50 मानी जाती हैं और 50 मनवाई जाती हैं। जैसे मैं कोई बंदा अपनी वाइफ के साथ कंप्रोमाइज करता है कि आज जो है वो बर्तन मैं धो लेता हूँ और कल भी जो है वो बर्तन वो मैं ही धो लूंगा। ऐसे ही होते हैं कंप्रोमाइज। नहीं, कंप्रोमाइज ऐसे नहीं होते। कंप्रोमाइज होता है कि कुछ बातें माननी है और कुछ बात। यहाँ पे इन लोगों ने पहला कंप्रोमाइज किया। यहाँ पे इन लोगों ने पहला कंप्रोमाइज किया और उस कंप्रोमाइज में जो पहला पॉइंट रखा वो ये रखा कि हम बाई कैमरल गवर्नमेंट बनाएंगे। और उस बाई कैमरल गवर्नमेंट में एक होगा अपर हाउस जिसको उन्होंने नाम रखा सेनेट, और एक होगा लोअर हाउस जिसको उन्होंने नाम रखा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो बच्चे सेनेट है, सेनेट उसमें इन्होंने रखी इक्वालिटी। नॉर्थ की बात मान ली कि ठीक है हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, और जो हाउस था नीचे उसमें बात रखी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन की बेस पे नीचे सीट्स एलोकेट की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने दुनिया के अंदर सेनेट इंट्रोड्यूस करवाया। आपको पता है सेनेट का बुनियादी फंक्शन क्या होता है? देखें, मसलन
यूएस में अगर हम लोअर हाउस की बात करें तो एक स्टेट है अलास्का और एक स्टेट है उनकी कैलिफोर्निया। अब जो उनका लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें कैलिफोर्निया की सिर्फ एक सीट है और अलास्का की जो है वो 55 सीट्स हैं। इसका मतलब है कि जब हाउस में 2/3 मेजोरिटी की बेस पे तो फैसला होगा तो कैलिफोर्निया तो बेचारा यतीम हो जाएगा ना, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो कैलिफोर्निया के दिल में तो महरूमियां रह जाएंगी ना कि मेरा तो फिर किसी भी गवर्नमेंट के अंदर कोई रोल ही नहीं है। तो इसकी महरूमी को ख़त्म करने के लिए लोअर हाउस के ऊपर एक अपर हाउस क्रिएट किया जाता है और जिसमें कहा जाता है कि बराबरी होगी। मसलन कैसे कि अगर अलास्का के अंदर भी 2 सेनेटर्स हैं तो कैलिफोर्निया के अंदर भी 2 सेनेटर्स होंगे। और फिर साथ में ये कहा जाता है कि जो भी बिल लोअर हाउस में पास होगा, जब तक वही बिल अपर हाउस में पास नहीं होगा वो जो है वो लॉ नहीं बनेगा। तो वो महरूमियाँ जो लोअर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जन्म लेती हैं वो अपर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ख़त्म हो जाती हैं। और जो पहली दफ़ा यूएस में रॉजर शर्मन ने कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज में यूएस के अंदर सेनेट बना कर किया। मज़ा आया पुत्री? मैं आपको इसको पाकिस्तान की कंटेक्स्ट में समझा दूंगा, ये पक्का हो जाए ना। देखें पाकिस्तान के अंदर क्या है कि पंजाब है और बलोचिस्तान। अब जो पंजाब की सीट्स हैं वो 170 प्लस हैं और बलोचिस्तान की सीट 20 प्लस है। हमारा लोअर हाउस क्या है? नेशनल असेंबली। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बलोचिस्तान तो फिर खुद को जो है वो वीक ही कंसीडर करेगा ना, वो तो यही समझेगा कि मेरा तो फिर इसमें कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो इस महरूमी को ख़त्म करने के लिए एक अपर हाउस बनाया, उसको हम क्या कहते हैं? सेनेट। ठीक है, और उस सेनेट में जो पंजाब है जो पंजाब है और उसकी भी सीट जो है वो 23 है और बलोचिस्तान है उसकी सीट भी 23 है। तो जो लोअर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन महरूमी जन्म लिया महरूमी ने, वो महरूमी अपर हाउस में ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी खत्म। और फिर बिल जहाँ भी पास होगा और बिल जहाँ भी पास होगा तब तक वो बिल लॉ नहीं। नेशनल असेंबली और सेनेट को मिला के कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, और यहाँ पे यूएस के लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को और अपर हाउस को हाउस ऑफ सेनेट को मिला के कहते हैं कांग्रेस। अच्छा, पहला कंप्रोमाइज समझ आया? कंप्रोमाइज होना वर्षा हाँ अब मजा आया ना, कैसे करते हैं पढ़ाई? ठीक है, बस लगा यूं पहला कंप्रोमाइज है ये जो वहीं समझते हैं ना, चस आ जाए, पंजाबी में कहते हैं ना चस आ जाए। भाई कंप्रोमाइज चस सही है ना आपको? ठीक है, चलिए अब ये दूसरा मसला था, वो था स्लेवरी का। इस स्लेवरी का मसला कैसे हल किया जाए? तो स्लेवरी को मसले को हल करने के लिए उन्होंने फार्मूला बनाया। उस फार्मूले को कहते हैं 3/5 फार्मूला। इस जो है वो 3/5 फार्मूले में ये था कि जो वोटिंग काउंट है वो पूरा नहीं दिया जाएगा। वो दिया जाएगा अगर आपके पास 5 स्लेव्स हैं तो आपको वोटिंग काउंट 3 मिलेगा।
अगर 10 स्लेव्स हैं तो आपको वोटिंग काउंट 6 मिलेगा। अगर 15 स्लेव्स हैं तो आपको वोटिंग काउंट 9 मिलेगा। अगर किसी के पास 20 स्लेव्स हैं तो उसको वोटिंग काउंट 12। इसमें नॉर्थ भी खुश हो गया। हाँ हाँ खुद का नहीं नहीं, खुद को मिला के नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्लेव। इसमें नॉर्थ भी खुश हो गया कि चलो पूरा 5 का तो नहीं ना मिला, और साउथ भी खुश हो गया कि चलो कुछ तो मिला। ठीक है, ये दूसरा कॉम्प्रोमाइज किया। समझ आए 3 पे फॉर्मूला की? और यहाँ पे जो तीसरा कॉम्प्रोमाइज किया वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाई। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे इन लोगों ने सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम बनाया। और फिर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये पास कर लिया, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया, भी कनेक्टिकट कंप्रोमाइज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ड्राफ्ट कर लिया तो ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन ही इम्प्लीमेंट हो गया। उन्होंने उसके अंदर मज़ीद जो है वो टाइम स्पेस की और कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक जो 13 में से 9 स्टेट्स हैं वो एग्री ना हो। एनी और 1788 में जो है वो 9 स्टेट्स एग्री हो गई। ठीक है, और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो अब हमारे 2 क्वेश्चन अभी तक एड्रेस हो गए हैं। पहला हमने कौन सा किया था क्वेश्चन? पहला हमने ये किया था कि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंदर कौन से मसाइल थे कि उन लोगों को नया कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा। और दूसरा हमने ये क्वेश्चन एड्रेस किया है अभी कि व्हाट वर द प्रॉब्लम बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, what were the problem between New Jersey plan and Virginia plan, and how they solved their problem to Connecticut compromise. Simba Mafra. Clear है ना सबको? Compromise मुकाबला विजुअल वो भी दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, पहले दफा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ना बनाई थी, क्योंकि पहले दफा कन्फेडरेशन बनाई थी, कन्फेडरेशन। अब कन्फेडरेशन के अंदर मैं बताता हूँ जायश, वही तो बता रहा हूँ। पहली दफा कन्फेडरेशन मतलब बनाई, कन्फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाई। जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती तो आपके काफी सारे काम जो है वो फिर पेंडिंग हो जाते हैं। तो ये दूसरी दफा है, उस दफा वहां पे जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। तकरीबन बराबर बराबर ही थी, मतलब नॉर्थ में 7 थी और साउथ में 6 थी। या कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज वाज द फाइनल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो नहीं, कॉम्प्रोमाइज ही था कि चलो कुछ बातें उनकी मान लेते हैं और कुछ उनकी मान लेते हैं। देखिए ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। घर में भी जो है वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं 2 भाइयों के दरमियान। देखिए आप अमेरिका से नफरत करें, लेकिन आप उनकी हिस्ट्री चेक करें कि कैसे उन लोगों ने यूरोप में जाके, बस यूरोप से अमेरिका में जाके बसे, फिर कैसे मसाइल जनरेट हुए, फिर कैसे वो जंग जो हमने हारी उन लोगों ने जीती, फिर कितने खूबसूरती से अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। You can hate them, लेकिन you will love them. चलें, अब again an important topic. जायश आप बहुत आगे जा रहे हो यार, ये मैं पूरा टॉपिक आपको करवाऊंगा। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि जो वाशिंगटन का रजीम आया वो फेडरलिस्ट रजीम था, और उसके बाद जो जेफरसन का रजीम आया वो एंटी फेडरलिस्ट रजीम था। उन लोगों ने क्या क्या किया, आई विल टेल यू एवरीथिंग। जी पाकिस्तान की हिस्ट्री से वाकई ये बहुत अच्छी है। टैक्सेशन सेंट्रल बेस पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेशन इकट्ठी करेगी। यस एग्जैक्टली नुदरत, आप बिल्कुल ठीक है कि they were genius. नहीं जायश, ये हम बाद में पढ़ेंगे।
चले अब ये जब इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन था तो जाहिर बात है इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो हैं वो सैलिएंट फीचर्स भी होने चाहिए। जी टैक्सेशन स्टार्ट हुई तो हमारा थर्ड टॉपिक आज है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अगेन इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक हो गया। इसके अंदर जो एक सैलिएंट फीचर है ना वो है चेक्स एंड बैलेंसेस 1788। बस खाना के बस कहाँ जाए और जो आपके कोर्स हैं उसके अंदर 20 बुलेट्स हैं तो एक बुलेट जो है वो अलग से चेक्स एंड बैलेंसेस। तो अगेन लास्ट वाली क्लास की तरह अगर वो रीजंस ऑफ द यूएस रेवोल्यूशन पूछे तो मेजर फोकस देना है मर्केंटाइलिज्म पे, और अगर वो पूरी तरह मर्केंटाइलिज्म दे तो फिर मर्केंटाइलिज्म को प्रूव करें। इस तरह ये सेलिएंट फीचर है, इसमें जो चेक्स एंड बैलेंस वाला सेलिएंट फीचर है ये आपने डिटेल से करना है और इसको 70% वेटेज देनी है और बाकियों को 30% वेटेज देनी। या मुमकिन है कि वो आपसे सिर्फ पूछ यही ले कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर आपने चेक्स एंड बैलेंस करना है। तो आई गेस इसको हम ब्रेक के बाद रखते हैं। तो ब्रेक से पहले हम जो उसके दूसरे सेलिएंट फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहले ताकि आप जो ब्रेक के बाद जब फ्रेश होंगे तो फिर हम इसको सेव करें। ठीक है। सो ठीक है, अब जो है दूसरा सेलिएंट फीचर है कि इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जब 1215 में यूके के अंदर मैग्ना कार्टा हुआ तो उस मैग्ना कार्टा की वेक में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया यूके ने। उस यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं ब्रिटिश कॉमन लॉ। और ये जो ब्रिटिश कॉमन लॉ है ये तब भी अनरिटन था और ये आज भी अनरिटन है। इट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। उसके बाद इट इज वेरी ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ब्रीफ है, पता है आपको। जैसे हमारे पाकिस्तान के आर्टिकल्स कितने हैं 280, उनके आर्टिकल्स कितने हैं सिर्फ 7 आर्टिकल बस, और कंसिस्ट ऑफ ओनली 12 पेजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन कम या लंबा होने पर डिपेंड नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करती है। तो थर्ड पॉइंट सॉरी फोर्थ वन 7 9 नहीं 7। यस जाइश तुम मेल हो फीमेल हो, तुम्हारा क्या है, बेटा हो बेटी हो? शिवतरे से दोनों। Anyhow, the fourth constitution, okay जी बेटी, बेटी ये 7 है, 7 चलें। अब फोर्थ वन इज इसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर है। क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर कैसे है कि यूएस के अंदर प्रॉपर जो है वो 3 इदारे हैं। ठीक है, एक इदारा है एग्जीक्यूटिव, एक इदारा है लेजिस्लेचर और एक इदारा है जुडिशरी। अब मैग्ना कार्टा जो है वो यूके का एक रेवोल्यूशन था जिसमें यूके ने पहली दफा अपने लोगों को कुछ राइट्स दिए थे। एग्जीक्यूटिव में आता है इनका प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर में आता है इनका अपर हाउस और लोअर हाउस, और जुडिशरी में आती है इनकी जुडिशरी है वही आती है। आपको पता है देयर वाज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, उसका नाम था
मोंटेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। मोंटेस्क्यू ने ये जो है ये कंसेप्ट दिया था डिवीजन ऑफ पार्ट का। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये देखें। देयर इज Montesquieu. There is very beautiful relationship between these three institutions: executive, judiciary, and legislature. लेजिस्लेचर का काम ये होता है कि लेजिस्लेचर बनाती है लॉज बनाती है लॉज। अब एक लॉ बना, कभी भी कोई लॉ 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहती हैं, ठीक है। अब लॉ बना, लॉ कितना इम्प्लीमेंट हुआ और कितना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये डिसाइड करती है जुडिशरी। और लॉ लेजिस्लेचर बनाया, वो लॉ कितने परसेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और कितने परसेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी ये भी जुडिशरी डिसाइड करती है। और जितनी वो पेनल्टी लगी, तो जो इदारा पेनल्टी देता है उस इदारे को कहते हैं एग्जीक्यूटिव। सो देयर इज वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर, लॉ बनाती है, जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रेट करती है, और एग्जीक्यूटिव वो कमियां जो लॉ और लॉ को अवॉइड करने में रहती है, एग्जीक्यूटिव उसको पूरा करती है। और जो हम सीएसएस कहते हैं, वी बिकम द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चलें, अब जो है फोर्थ इसके अंदर ये पॉइंट था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है। मतलब अगर हम हमारा देखें तो हमारे यहाँ पे जो सुपरमेसी है, सुपरमेसी को बिलोंग करती है, जो बिलोंग करती है अल्लाह मियाँ को। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे सुपरमेसी नहीं, आपको पठन हुआ है। सुपरमेसी बिलोंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कुछ भी नहीं। सुप्रीम मोटा अथॉरिटी देख लो, एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 1, कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 is about legislature, article 2 is about executive, article 3 is about judiciary, और यहाँ पे जो उनका आर्टिकल 6 है वो कहता है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ भी नहीं। फिर जो गवर्नमेंट बनाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, दुनिया में आपको जहां भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नजर आएगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन अथॉरिटी। जहां पे आपको गवर्नमेंट नजर आई है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां भी आपको दुनिया में नजर आएगी, उसके नीचे आपको सिंगल हाउस नजर आएगा, मतलब यूनिकैमरल नजर आएगा। मतलब अगर हम चाइना की बात करें, आप रशिया की बात करें, आप सऊदी अरेबिया की बात करें, जहाँ भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे यूनिकैमरल है। ये दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रेसिडेंशियल भी है और नीचे बाई कैमरल भी है। उसके बाद इट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? इस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब है, देखें कि अमेंडमेंट नहीं, नो अमेंडमेंट तो बड़ी जो है ना वो हैवी हो जाएगी, डिफिकल्ट अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। देखिए ना, 1788 में बना और अभी आज 2019 है, अराउंड कोई 230 ईयर्स बनते हैं, और उस 230 ईयर में सिर्फ 27 अमेंडमेंट। और अगर हम टेक्निकली देखें तो जो पहली 10 अमेंडमेंट्स थी उनको कहते थे बिल ऑफ राइट्स, और अमेंडमेंट कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो वो एक ही साल हो गई थी, मैं ये बाद में आपको पढ़ाऊंगा भी सही।
मतलब 1789 में बिल ऑफ राइट्स 10 की 10 अमेंडमेंट्स इकट्ठी होगी। मतलब अगर हम टेक्निकली देखें तो 230 सालों में सिर्फ इन लोगों ने 17 अमेंडमेंट्स, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ 1973 में और आज 2019 है, तकरीबन कुछ 40-50 सालों में हमने भी तकरीबन 27 अमेंडमेंट। इस मुकाबले में हम माशाल्लाह यूएस के बराबर जा रहे हैं। नहीं मना मुकाबला कर रहे हैं हम दोनों। अच्छा, अब ये इतना रिजिड क्यों है? रिजिड इसलिए है कि लेजिस्लेचर जब भी कोई बिल पास करती है तो लेजिस्लेचर वो बिल भेजती है एग्जीक्यूटिव को, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अगर उस बिल को अप्रूव कर दे तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। समझ आई बात? लेजिस्लेचर 2/3 मेजोरिटी के साथ बिल भेजती है एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव अगर उस बिल को अप्रूव कर दे तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है। लेकिन अगर वो बिल अमेंडमेंट बिल हो, अगर वो बिल अमेंडमेंट बिल हो तो वो बिल यहाँ पे अगर लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव के पास आता है तो यहाँ पे पास नहीं होता। अगर अमेंडमेंट बिल हो तो लेजिस्लेचर पास करेगी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास आएगा, एग्जीक्यूटिव पास करेगी, और उसके बाद वो अमेंडमेंट बिल हर स्टेट के पास भी जाएगा और हर स्टेट उस अमेंडमेंट को देखेगी। और अनलेस 3/4 स्टेट्स, मतलब 50 में से आजकल जब तक 37 स्टेट उस बिल को नहीं मानेंगी, अमेंडमेंट नहीं होगी। और ये 3 और 4 स्टेट्स की बिल को लेने के लिए यहाँ पे एक अमेंडमेंट को पास करवाने के लिए 7-7 साल भी लगेंगे। सो इट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आई इस बात की? ये सिर्फ हंगी बस हृदय भी समझ आती है। 8 पॉइंट, दैट इज डुअल सिटीजनशिप। अब डुअल सिटीजनशिप जी का आना करा। मतलब है कि ये जो सारे लोग थे ये यूएस के लोग तो नहीं थे। यूएस के लोग तो रेड इंडियंस थे, और रेड इंडियंस को तो उन्होंने मार दिया था। ये जो सारे लोग थे ये इमिग्रेंट्स थे, ठीक है। और जब इमिग्रेंट्स थे तो उन्होंने कहा आपको डुअल सिटीजनशिप ये आज भी देते हैं कि आप अपना घर छोड़ के आए, होम छोड़ के आए, और अगर आप आए यूएस में तो एक नेशनलिटी हम आपको देंगे और एक नेशनलिटी आप अपने घर वाले भी रखें, आपको डुअल सिटीजनशिप कराएंगे। ये स्टेट वाला ये वाला का ना इज चेक्स एंड बैलेंस। ब्रेक। और इस पे पूरा जो है मैं पूरा सेशन लेता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और अलग से ही पूछा जाता है। तो यू पीपल वांट टू टेक अ ब्रेक, वोटिंग करवा लेते हैं। आईडी कार्ड नहीं, टू नेशनल सिटीजनशिप पर। हाँ ठीक है, आईडी कार्ड भी 2 ही हो गए। जी हाँ। चलो अच्छा, मैंने जो कल वाला लेक्चर था ना उसकी टाइमलाइन बना के अपने पेज पे अपलोड कर दी थी, आप लोगों ने देखी? मुझे वो संकड़ा हो timeline? जल्द हां उसको मुझे संकड़ा है। चलो उसको वहां से देख लेना तो वो आपको काफी अच्छा चलेगी। पेज पे ना सैयदा हुदा पेज है ना मेरा, वो लर्न विद लाल पाशा। हाँ ठीक है, तो इस पेज